गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग सर। चलिए सबको गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग 27 पढ़ रहे थे, वो क्या है? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस। उसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन देखना शुरू किया था कि किन आधारों पे जो रेस्ट्रेंट होगा वो वॉइड नहीं होगा। जनरल रूल वॉइड। एक्सेप्शंस क्या होंगे? दो कैटेगरीज में बताए थे। एक जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो हमारे एक्ट में दिए हैं या किसी और विधि में दिए हुए हैं, किसी और एक्ट में दिए हुए हैं। तो पहला बताया था जो इसमें 27 का एक एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुडविल, वहां हुआ। पार्टनरशिप एक्ट में बात हुई थी, वहां पे 3-4 धाराएं हैं कि 11 है, 36 है, 53 है, कई हैं। आप मेनली 11 एंड 36 को आप लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कि पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो बाहर जा रहा है पार्टनर, उस पे या जो एग्जिस्ट कर रहा है पार्टनरशिप में उस पे भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। किस आधार पे कर सकते हैं? कि वो सेम नेचर का बिजनेस और कहीं और किसी जगह पे किसी और पार्टनरशिप में या सोलस उसमें न कर पाए कैपेसिटी में। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होगा फॉर द जो वो बिजनेस चल रहा है ना, उसके सेफ्टी और उसके बढ़ोतरी के लिए कह सकते हैं। उस बिजनेस में कोई आंच ना आए, वो उसके फायदे चलते रहे, इसलिए एक जो एग्जिस्टिंग या आउटगोइंग पार्टनर हो सकता है उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। सेल ऑफ गुडविल का बता दिया था। वैंकूवर वाला जो केस था वो उसका सबसे अच्छा मामला था। अच्छा, उस दिन मैंने वैंकूवर माल्ट एंड साल्ट लिखा था। दरअसल था क्या ना, ये मैं देख रहा हूं कि अवतार सिंह जी की हिंदी की जो बुक है उसमें कुछ गड़बड़ है। उसमें माल्ट एंड साल्ट ही लिखा था, बशर्ते वो सेक था, मेरे भी दिमाग में था। लेकिन होता है जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं या कुछ और होता है तो आपके दिमाग में वही चला जाता है। 2019 या 17 की मेरे पास एडिशन है, उसमें माल्ट एंड साल्ट गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। और बताओ, अवतार सर की जो बुक है उसमें हिंदी में कई जगह गलतियां हैं, चीजें नहीं समझ में आती, कहीं कहीं पूरी पूरी लाइन गायब होती है, दूसरी लाइन आके ज्वाइन हो गई, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो देख लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस तो हो गए अपने। अब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 27 इन डिफरेंट केसेस बाय डिफरेंट कोर्ट्स जो हुए हैं, उनके आधार पे किन चीजों को निकाला गया है कि ये भी एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो मैंने 3 लिखवाया था, 3 एक्सेप्शंस को लिखवाया था। एक तो था बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक व्यापारिक संगठन जो बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू दैट बिजनेस, वो अपना उसको रूल करते हैं। एक वहां हुआ सोलस एग्रीमेंट, दूसरा, तीसरा रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज। रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज जो थर्ड वाला, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग पहले लेके चलते हैं, उन दोनों को बाद में। आज सिर्फ इतना ही बताया जाएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज। देखिए, समझने के लिए समझिए, बहुत बहुत खुले दिमाग से समझिएगा, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, केस लॉज याद करने पड़ सकते हैं, जरूरी है भाई। तो रिस्ट्रेंट ऑन जो एम्प्लॉइज है उसको कैटेगराइज करिए समझने की। मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया, अभी इसको और डिटेल करते हैं। पहली बात तो वो एम्प्लॉय, वो जो एग्जिस्टिंग सर्विस दे रहा है वो आपके साथ है, तो आप उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एक दूसरा होता है जो हट गया है, ठीक है, जिसका रिमूवल हो गया है, टर्मिनेशन हो गया है, एक्सपायरी उसके सर्विस की हो गई है। समझिए, एक सर्विंग एम्प्लॉय एंड एक टर्मिनेटेड या रिटायर्ड एम्प्लॉय, दो कैटेगरी में पहले बांटी। देखते हैं, जैसे यहां है ना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज। रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज पहली कैटेगरी क्या हुई? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। मैंने कल शायद आपको, हाँ शायद ही कंफर्म भेज दिया है एक पीडीएफ बना के,
उसको आप देख लेंगे, यही सारी चीजें लिखी एक शॉर्ट में है। ठीक है, तो पहली बात तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया, मैं समझा रहा हूं तो उसको आपको देख सामने भी रख सकते हैं, आपके समझ में आएगा। तो एक तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर दूसरा क्या कैटेगरी हो सकती है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनेशन मतलब आप एकदम टर्मिनेशन की लिटरली मत उसको लीजिए, इसको रिमूवल लीजिए या एक्सपायरी लीजिए। ठीक है, तो वहां पे भी दो कैटेगरी होती है, टर्मिनेशन या एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी दो कैटेगरी हो सकती है। एक क्या हो सकती है, उसका जो एक्सपायरी ऑफ सर्विंग पीरियड, सर्विस पीरियड हो रहा है, दैट इज नेचुरली एक्सपायर्ड। मीन्स मैं अगर 65 साल तक मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ाना है तो 65 साल मेरा पूरा हो जाए तब मेरे को वहां से हटा दिया जाए। किसी की सर्विस है किसी की कंपनी में 25 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वट एवर टाइम लिमिट इज फॉर हिज एंगेजमेंट इन दैट बिजनेस और कंपनी, तो उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद अगर वो हटाया जा रहा है, वो हट रहा है, तो दैट इज मैच्योर्ड रिमूवल। ध्यान दीजिएगा, इन केस हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है प्री मैच्योर्ड रिमूवल। प्री मैच्योर्ड रिमूवल में भी आप दो चीजें समझ सकते हैं, एक तो वो अपने से छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और एक है जो कि कोई गलती किया हमने उसको निकाल दिया। ठीक, तीसरा हो सकता है कि आपसी समझौते में कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है, वो चला जाता है। लेकिन प्री मैच्योर्ड में दो मेन हो जाएगा, एक तो वो अपने से छोड़ के जा रहा है, एक हमने उसकी गलती पे या बिना गलती के, देखिएगा दो बातें यहां भी आएंगी, उसने कोई गलत काम किया है जो कि मेरे को ठीक नहीं लगा, हटा दिए। एक होगा जहां पे उसने सब कुछ सही था लेकिन हमने फ्रॉडुलेंटली उसको हटा दिया, उससे अपना बोझ कम करना चाहते थे, हटा दिया। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज को आप चाहें तो नोट कर, चुके यहां स्पेस नहीं था तो मैंने उसको उतना नहीं किया, तो मुझे लगता है मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि व्हाट द restraints can be imposed during the employment। क्या ये इक्विटी के बेस पे सही है? तो समझने वाली बात है कि अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है, काम कर रहा है, तो आप सुने होंगे, या एक कॉमन सेंस में सोचिए, आप हमारे बिजनेस, हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ गोपनीयता की आवश्यकता है और कंपटीटर्स भी उसमें हैं, और हमें अपना कुछ फॉर्मूला ऐसा है, कोई ऐसी टेक्निकलिटी है या टेक्निक्स हैं, अगर उनको हमने बचा के नहीं रखा और आप हमारे यहाँ एम्प्लॉय हो और उसको आप जान रहे हो, और आपको क्या मौका मिलेगा, दूसरा वाला कहेगा मेरे को ये फार्मूला दे दो, आ जाओ मेरे यहाँ जॉब कर लो, मैं 10,000 रुपए ज्यादा दूंगा, 15,000 ज्यादा दूंगा, जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा जिससे वो कमाई जो कर सकेगा उतने में आपको लालच दे देगा। आप क्या करोगे, यहां लात मारोगे, दूसरी जगह ज्वाइन कर लोगे फॉर योर ओन बेनिफिट, और उसके बदले में आप क्या करोगे, हमारी जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, जो भी हमारी सीक्रेट्स हैं, आप उनसे शेयर कर लोगे। तो इससे बचने के लिए आपके यहां जो सर्विंग एम्प्लॉय है, यू कैन इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अदर जो भी कंपनी या जो भी प्लेस होगा, तो आप रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हो अपने कर्मचारी पे हु इज सर्विंग विद यू। ये इसका है, रिस्ट्रेंट कैन बी इंपोज्ड, एक लाइन में, उसके पीछे जो तार्किकता है, उसके पीछे जो कारण है वो यही। ठीक, इसका दो केस लिखिएगा, ज्यादा नहीं, उसमें एक केस लिखा हुआ है चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड, देख लीजिएगा, चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसमें क्या था, एक बंदा होता है ए, ये बी है डॉक्टर, ये है एक उसका असिस्टेंट, कह लीजिए कंपाउंडर जिसको कहते हैं, ये इनके पास जाता है और कहता है कि आप मेरे को अपने यहां जॉब दे दो, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। प्लेस में देख लीजिएगा, जंजीर बार कहां है, वहां पे ये प्रैक्टिस कर रहे थे, ये बस प्रैक्टिसिंग, और ये जाते हैं, कहते हैं ठीक है मुझे आप काम दे दीजिए, आपके असिस्टेंस में मैं रहूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मुझे भी जरूरत है, मैं तुम्हें दे देता हूं काम, लेकिन शर्त ये होगी कि आप अगले 3 साल तक, ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे से ही सीख लो और बगल में जाके अपनी क्लिनिक खोल लो, 3 साल तक
आप कहीं और सर्विस नहीं करोगे, इवन अपनी ओन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, एग्रीड, ये एग्री कर गए। लेकिन थोड़ा तेज आदमी था, साल भर के अंदर ही वो समझ गया कि ये इतना इतना ही गोलमाल होता है इनकी डिस्पेंसरी में। उसने अपना साल भर के अंदर ही विद इन ईयर उसने अपना न्यू कर लिया ओपनिंग। न्यू ओपनिंग उस असिस्टेंट ने कर ली। अब क्या होगा, इनको नुकसान हुआ ना। हाँ, तो इस डॉक्टर ने क्या किया, केस किया, चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडॉनल्ड वाला केस होगा। तो कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि आपको जब 3 साल की रिस्ट्रेंट है और इस शर्त पे कि आप अपना काम नहीं करोगे, कहीं और काम नहीं करोगे, और इस नेचर का ये इनका काम था कि उससे चीजें लीक होके बाहर जा सकती थी, इनका नुकसान होगा, तो आप उस ड्यूरिंग द पीरियड आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। मतलब रिस्ट्रेंट जो था वो वैलिड ठहराया गया। ठीक है, वो वैलिड हुआ, ये इस एक्सेप्शन में आ गया। दूसरा केस, वी.एन. देशपांडे वर्सेस अरविंद मिल्स लिमिटेड। वी.एन. देशपांडे वर्सेस अरविंद मिल्स लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है। उसमें भी सेम ऐसे ही चीजें थी कि कुछ दिनों का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया, तो उसको भी वैलिड ठहराया गया। जो भी इम्पोजिशन थे, जो रिस्ट्रेंट्स थे, उनको वैलिड ठहराया गया। आप ये 2 केस इसमें लिख सकते हैं। इसमें यही, अगर आपको फैक्ट मिले तो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लिखते हैं कि सेम सिमिलर थे मामले और उनमें भी जो रिस्ट्रेंट इंपोज किए गए दे वर हेल्ड वैलिड। दैट्स इट। अब आते हैं हम आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जैसा पहले बताया गया, क्या नेचुरल टर्मिनेशन, ये नेचुरल भी कह सकते हैं, नेचुरल रिमूवल या नेचुरल टर्मिनेशन। जैसा मैंने बताया कि अगर समय आपके सेवा का पूरा हो चुका है तब आप क्या होगा, आपने 10 साल का आपका बॉन्ड था, आपने 10 साल काम किया, उसके बाद आप छोड़ दिए, आप नेचुरली रिमूव हुए, आपका टाइम पीरियड जो भी वहां सर्विस का था मैच्योर हुआ, आप छोड़ के चले गए। तो क्या तब भी कहा जा सकता है, कि आप 5 साल और काम नहीं करोगे? नहीं कहा जा सकता। नो रिस्ट्रेंट, एक लाइन की बात है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा तर्क अगर वो सॉलिड है तो ये रिस्ट्रेंट इंपोज किया जा सकता है या कैरी ऑन हो सकता है। वो ये है कि गुडविल, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुडविल, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे की पॉइंट पे रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां से उस तरह का जो भी व्यवसाय है उसका आपको सब लूपहोल पता है। आप तुरंत रिटायर हुए, तुरंत दूसरी कंपनी ने आपको कुछ दिन के लिए हायर कर लिया, आजा तू बता वहां क्या क्या था और मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूं, वहां से तू खत्म है तेरा मामला। आपने ज्वाइन कर लिया और यहां की सारी चीजें जो भी थी वहां पे आपने बताई और उसका बिजनेस इससे आगे चला गया, कंपटीशन। तो अपने गुडविल को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक तर्क है, ठीक है, कि इस पे रिस्ट्रेंट इस स्थिति में भी लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसमें आप एक केस लिखेंगे, ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी वर्सेस वी.ई. स्कॉट, ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी वर्सेस वर्सेस ई स्कॉट। वही मामला था कि बंदा रिटायर होता है और 5 वर्ष तक को उस पे 5 वर्ष तक के लिए उस पे रिस्ट्रेंट इंपोज किया जाता है, कंपटीशन न होने पाए इसलिए। वो बंदा हो सकता है अपना बिजनेस कर लेता, हो सकता है किसी के साथ ज्वाइन कर लेता, तो उस पे ये रिस्ट्रेंट इंपोज किया गया। जो कोर्ट का फैसला था उसने कहा नहीं, नेचुरली he has completed his tenure in service, so no restrictions can be imposed on that employee.
इसी तरह का सिर्फ एक लाइन में आप लिख के हटेंगे, सो फैक्ट्स बहुत कोई ऐसी नहीं जरूरत है। निरंजन शंकर गोलीकरी, निरंजन शंकर गोलीकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इसलिए ये वाला केस बता रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट का मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। निरंजन शंकर गोलीकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। जैसे आप जब इंग्लिश जो लॉज है, मतलब जो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेसिकली इंग्लिश लॉ पे ही उसी समय से 1872 से बना, उसी पे बेस्ड था, वहां पे क्या चीजें चल रही थी। तो जब हम वहां के उस समय के कोई केस कोट करते हैं तो तो उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्वींस बेंच, किंग्स बेंच, इन सबको लाके कोट करना चाहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड सबसे बड़ा माना गया, इसलिए वहां का तो जब इंडिया के किसी मामले को अगर हम कोट कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का है तो वो लीडिंग माना जाएगा। तो वही हुआ था जो ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी वर्सेस ई इस्कार्ट के मामले में जो चीज फॉलो की गई थी, वही इसमें भी कि हाँ, नेचुरली इफ ही हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर, नेचुरली ही कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग एनी बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल या मैच्योर एम्प्लॉयमेंट का मामला। अब आते हैं प्री मैच्योर। अब इतना मैं रेस करने जा रहा हूं, प्री मैच्योरिटी का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नोटेड डाउन एवरीथिंग, आपके पास तो है ही है। लास्ट डेट में नहीं, निरंजन शंकर गोलीकरी है आपके उसमें, है शायद जो मैंने नोट्स दिया है उसमें देखिएगा ना, निरंजन शंकर गोलीकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, है ना। तो निरंजन शंकर का थोड़ा सा वो बता दें क्या? निरंजन शंकर का थोड़ा सा डिफरेंट मामला था, उसका फैक्ट्स आप जान लो। बेस तो उसी पे पुराने वाले केस पे ब्रह्मपुत्रा वाले पे डिसीजन था, लेकिन यजय कुमार कोई द्विवेदी है, बहुत देर से आए हैं भाई। तो निरंजन शंकर गोलीकरी का एक केस का फैक्ट 2 मिनट में। एक कंपनी होती है टायर के धागे बनाती है, आप कभी देखो तो थ्रेड्स पड़े होते हैं टायर में, उसका कुछ उसी पे पूरा उसका स्ट्रक्चर टिका होता है। टायर बनाने और धागे बनाने की उसकी कंपनी थी, यहां इंडिया की थी। उसको किसी फॉरेन कंपनी से असिस्टेंस मिल रहा था कि ठीक है तुम करो मेरे लिए काम, आउटसोर्सिंग टाइप कुछ काम था, लेकिन शर्त यह होगी जो हमारी टेक्निक है वो लीक नहीं होने पाए। इसके लिए क्या करना होगा, आप 5 साल तक हमारे साथ बिजनेस करोगे, उसके अलावा किसी से नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी 5 सालों में यहां काम करें या ना करें, छोड़ के चले जाएं, कुछ हो, वो 5 सालों तक कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा वचन लोगे। ठीक, तो इसको विधिमान्य ठहराया गया था क्योंकि वो टेक्निक उनकी कुछ ऐसी थी, टायर की मजबूती उन धागों पर निर्भर करती है और वो धागे कुछ बनाने का ऐसा प्रोसेस रहा होगा, जो भी रहा हो, कि हमारी टेक्निक हमारी सीक्रेट रहे, बाहर न जाए, इसलिए ये जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया दैट वाज हेल्ड वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर यही इंपोजिशन जो है 5 साल के बजाय 10 साल या 20 साल या लॉन्ग टर्म के लिए होता तो वो अनुचित होता। देखिए, रीजनेबिलिटी का थोड़ा सा यहां भी प्रभाव है। जो चीजें रीजनेबल नहीं होंगी, इफ द कंडीशंस इंपोज या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज आर नॉट फेयर एंड रीजनेबल, दे कैन नॉट हेल्ड वैलिड। बहुत सीधी बात। तो रीजनेबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज और समझिए कि ट्रेनिंग का अगर कोई कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट, एक सेकंड विक्रम, ट्रेनिंग कॉस्ट अगर आती है, मान लीजिए हमने किसी एम्प्लॉय को अपने यहां रखा, उसको कुछ वर्क के लिए हमको उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसको ट्रेन होना चाहिए, कुछ थोड़ा टेक्निकली एफिशिएंट होना चाहिए, और हमने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा कि ठीक है जाओ ट्रेनिंग करो और तब हमारे काम पे लगो।
ट्रेनिंग करने गया बंदा, सीख कूद के आ गया, फिर बोलता है अब तो हम जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप चलो काम करो, अदरवाइज हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसको भरो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर और इन सब में, एक जो फ्रेशर्स आते हैं उनको बॉन्ड भराया जाता है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बॉन्ड भरो, फिर काम करो। बीच में जाओगे वो फॉरबिट हो जाएगा। तो यही चीज है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, आप कहीं और काम नहीं करेंगे। तो ये ट्रेनिंग एक्सपेंसेस या ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। देखिए उसमें स्पेलिंग में रिकवर लिखा है, कैन बी रिकवर्ड, उसको रिकवर्ड कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी लिखने में गलती हो जाती, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक अगर हमसे हुआ अगर उसको ध्यान न दिया करिए, वो जल्दी में भी होता है, कभी कभी नहीं भी आती है, दोनों फैक्ट है, ठीक है, तो वो सबसे होता है। तो ये सब नहीं, आप फंडामेंटल पे आइए, उस पर न देखिएगा कि सर गलत लिख रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट एम्प्लॉय हु इज लीविंग द जॉब बिफोर फिक्स टेन्योर जो उसका था उसके पहले, ठीक है। एक चीज और है, उसको हम ट्रेड सीक्रेट्स में बताएंगे। आप याद रखिएगा कि सर ट्रेड सीक्रेट्स में एक केस बताना है, उसको हम बाद में चर्चा करते हैं। हम आते हैं प्रीमेच्योर रिमूवल पे। अभी तक तो क्या मामला था कि अगर मैच्योर रिमूवल हुआ, वो अपना काम अपने समय पे उसका सर्विस खत्म होता है, तब फिर वो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। इफ द केस इज ऑफ प्रीमेच्योर रिमूवल, अगर पहले उसको निकाल दिया गया तो इसका मान लीजिए कि छोड़कर चला गया, यहां जो है एक्सपल्शन है, निष्कासन है, यहां निष्कासन है। यहां पे 2 बातें हो सकती हैं बिना गलती के। और ये वाला अपनी गलती को यहीं देख सकते हैं, जाने दीजिए, यहीं पे देख लीजिएगा कि निष्कासन जो हुआ वो बिना गलती के हो गया। फ्रॉडुलेंटली यू एक्सपेल्ड योर एम्प्लॉय, फ्रॉडुलेंटली एक्सपल्शन, FRAUDELANTELY, जो भी फ्रॉडुलेंटली अगर इसको निकाल दिया गया, एक्सपल्शन उसका फ्रॉडुलेंटली हुआ, आपके एंड पे आपने जानबूझ के निकाला उसके बिना गलती के, तब क्या। तो नो restrictions can be imposed on employee who has been premature removed without his fault। यहां वाले में क्या होगा, बिना गलती के, अगर उसने उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, कि नो फॉल्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, there no restrictions can be imposed, no restriction at all। क्योंकि गलती तो आप कर रहे हो, आप उसको निकाल रहे हो, उसकी कोई गलती आप साबित नहीं कर पा रहे हो। जबरिया के आप देर से आए थे, जैसे मेरी तरह जबरिया 5 मिनट बाद आओगे, नहीं घुसने देंगे क्लास में, तो ऐसा नहीं। अगर वो गलती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन हम इम्पोज नहीं कर सकते, वो जाए अपना काम धाम करे, उसको जीविकोपार्जन का अधिकार है। 21 इसमें एक केस आप लिख सकते हैं, सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस मुरगई, लिखा है ना इसमें, सुपरिंटेंडेंस, क्या स्पेलिंग है बोलिए, SUPERIN, सुपरिंटेंडेंस इंडिया कंपनी, ठीक है, सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया, कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस मुरगई, ठीक है। ये केस यही है, बिना गलती के एक्सपल्शन कर रहे हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया कि अगर रेस्ट्रिक्शन हुआ है उसके प्रीमेच्योर, तो उसको बता ही चुके हैं, कोई बात नहीं है। और यहां पे क्या होगा, ये और ये अलग है, ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे। अगर ये है तो इसमें क्या होगा, कैन बी इम्पोज्ड,
आप छोड़ के जा रहे हो, आपकी गलती, आपने बॉन्ड भरा है, आप छोड़ रहे हो, तो आपको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके गुडविल के लिए होंगी, आपके जो बिजनेस की एक साख है उसको बचाने के लिए होंगी और रीजनेबल होंगी। सबसे पहली बड़ी बात जो होगी वो रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। एक बार कोई केस है, आप देखिएगा कि दो काम एक साथ होते रहते हैं, एक कंपनी को 4.5 साल की बाइंडिंग होती है रेस्ट्रिक्शंस की, एक को 21 साल की होती है। 21 साल वाले में पता नहीं क्या क्या है, कुछ उसने उधार ले रखा है, फिर उसको 21 साल में ही पे किया जाना है, उस समय तक कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें थी। तो जो 4.5 साल वाला 4.5 years वाला मामला था, उसको तो कहा गया ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस को हम नहीं मानेंगे, ये वैलिड है। लेकिन जो 21 साल का है, दैट इज अनफेयर टाइप ऑफ कंडीशन। 21 साल कौन इंतजार करेगा यार, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसको आप ये वाला जो अभी मैंने बताया ना कि अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। और ये केस का नाम आप देख रहे होंगे, आपके उसमें लिखा है जनरल बिल पोस्टिंग, जनरल बिल पोस्टिंग वर्सेस एटकिंसन। ठीक है, इस मामले में कहा गया था अगर छोड़ के जा रहा है, आपकी फॉल्ट नहीं है, तो आप उसे इंपोज करो रेस्ट्रिक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट शुड बी वेरी वेरी रीजनेबल। ठीक है, एक इसमें से केस और निकल के आता है प्रीमैच्योर में। प्रीमैच्योर में एक सीन और हो सकता है, यहां पे टाइम पीरियड फिक्स है, यहां पे टाइम पीरियड फिक्स है, इसकी प्रीमैच्योरिटी इनकी निष्कासन की हो रही है। अगर कोई टाइम पीरियड आपके सर्विस का नहीं फिक्स है तो नो फिक्स्ड टेन्योर, तो क्या होगा, नो फिक्स्ड टेन्योर। देन जब कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, कोई शर्त आपने नहीं लगाई है, तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शन क्यों इंपोज करेंगे भाई? अगर वो चला जा रहा है अपने से तो क्यों लगाएंगे? तो ये हुआ था, ये केस था व्हीलर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके पास केस है, व्हीलर इंटरनेशनल, WEILER, व्हीलर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम क्या है इनका? पुनीता वेलु सोमा सुंदरम, बड़ा बड़ा सा नाम है, पुनीता वेलु, वेलु क्या लिखा है, सोमा सुंदरम, SOMASUNDARAM। ठीक है, ये एकदम डिफरेंट टाइप मामला है। इसमें अगर ये कोई फिक्स टाइम टेन्योर नहीं है आपके सर्विस का, उसके बीच में आप छोड़ छाड़ के जा रहे हैं तो जाइए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि अगर रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज है तो क्या होगा। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसको पहले पिक किया, तो यहां पे खत्म हो गया। इसको जैसे मैंने बताया, अगर वैसे आप अपने दिमाग में एक फॉर्मेट रखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में और लिखने में, याद करने में। ठीक है, अगर गलती करने पे निकाला गया हो तो बता तो दिए थे, गलती की है, हाँ, तो गलती पे इंपोज करिए ना। आप बदमाशी भी किए हो कोई आपको, लेकिन रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, सब में मिला के यही रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला पॉइंट शायद नहीं चर्चा किया ना। गलती की हो, निकाला गया, हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता हो और तुम भाई हमारे साथ चीटिंग करने आए हो, तो
आते हैं पहले वाले एक्सेप्शंस पे, जल्दी थोड़ा करेंगे। ट्रेड कॉम्बिनेशन, व्यापारिक संगठन, जैसा पहले बताया क्या होता है, क्या क्या नाम होता है, किराना संगठन या कुछ होता है ना, आप कभी जाइए तो एक बाजारों में जाइए तो व्यापारिक संगठन होते हैं बहुत ढेर सारे। गल्ला वालों मतलब जो ग्रेन्स के होते हैं उनका अलग एक संगठन हो जाएगा, कपड़े वाले हैं उनका एक अलग संगठन हो जाएगा, और चीजों वाले हैं तो अपना अलग अलग बना सकते हैं, शुगर वाले हैं अलग बना लेंगे, कुछ अलग बना लेंगे। तो उनका संगठन बनाने का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ इसको दो लाइन में आप समझिए। चीजों को जो उनके ट्रेड में चल रही हैं उसको रेगुलराइज करना। कोई रेट से, मान लीजिए किसी में थोड़ा सा रेट का भी वो कर सकते हैं, लेकिन रेट का फिक्सेशन जो है वो इसलिए कर सकते हैं कि भाई कोई नया आ गया उनके व्यापार में तो पता चले पुराने वालों के सामने टिक ही ना पाए, सब खत्म कर दें। जो एक और उदाहरण है कि कब बंद करेंगे कब खोलेंगे, कोई कह रहे हैं 3 घंटा ज्यादा खोलेंगे, हमको ज्यादा फायदा होगा अपनी दुकान 3 घंटा ज्यादा खोलने का। तो ये सब चीजें, ये जो संगठन है, कोई उनको लाइसेंसिंग कैसे होगी या कोई और चीजें हो जो उनके ट्रेड में कह सकते हैं प्रथा हो या उसको उन्होंने अपना नियम बनाया हो, बना सकते हैं। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन का इतना ही मतलब है, विभिन्न व्यापारिक संगठन जो है वो अपने हिसाब से अगर उसको रेगुलराइज करना चाह रहे हैं मार्केट में तो ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में आप किसी को घुसने नहीं देंगे, रिस्ट्रेंट कर देंगे, तुम नहीं आ सकते, ये एलिजिबिलिटी नहीं पूरी कर रहे हो, ऐसा हमारा ये जो संगठन है आपको अलाउ नहीं करेगा, जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक नहीं आ सकते। तो ये सब चीज नहीं सरकार मतलब न्यायालय मानेगी, रिस्ट्रेंट नहीं करना है। हाँ, कुछ अपने को रेगुलराइज करने के लिए आप नियम कानून भले ही बना लो। एक केस है, कुछ व्यक्तियों ने आपस में करार किया, एग्रीमेंट किया। ये देखिए एग्रीमेंट्स वायर्ड की बात हो रही है, एग्रीमेंट्स वायडेबल नहीं होते, ध्यान रखिएगा, शायद आज तक मैं बताया, एग्रीमेंट्स वायर्ड ही हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वायर्ड और वायडेबल होगा। तो वैथिलिंगा वर्सेस सामीनादा, VAITHE, वैथिलिंगा वर्सेस इस केस में क्या होगा, कुछ लोगों ने यह किया कि हम जो व्यापार करेंगे वो सिर्फ हमारा ही जो जाति विशेष का आदमी होगा वही आए और उसी से हम व्यापार करेंगे और उसी को इसमें एंट्री देंगे, मतलब हम उसी से व्यापार करेंगे तो वही केवल आ ही पाएगा। तो इस तरह की बात को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, बोले ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस कवर्ड अंडर 27, सो दीज टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर वाइड। पहली बात एक है, दो कंपनियां, जैसे अभी मैंने एक केस में बताया था निरंजन गोलीकरी वाला, यहां पे भी था, दो कंपनियां थी, इसमें नहीं है, केस दूसरा है, फैक्ट सुनिए। दो कंपनियां हैं, उन्होंने आपस में क्या किया, करार कर लिया कि जो हमारे यहां का एम्प्लॉय है अगर छोड़ता है आप उसको काम नहीं दोगे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या फिक्स किया, 5 साल, कि अगर 5 सालों में हमारे यहां से छोड़ता है तो आप अपने यहां मत रखना, आपके यहां से कोई छोड़ता है हम नहीं रखेंगे। कुछ ऐसी बातें थी टेक्निकलिटी की जो शायद एम्प्लॉइज थे जान जाते तो एक दूसरे को नुकसान हो सकता था कंपटीशन में, बिजनेस में। तो किसी एक कंपनी ने उसको हो सकता है कुछ ब्रीच किया हो, तो उसमें था कि मान लीजिए हम एक कंपनी में गए, काम किए, हफ्ते भर काम किए, हम कौन सा ऐसा सीक्रेट जान लें, ठीक है, फिर भी हम वहां नहीं जा सकते। एक दिन काम किए,
मेरी मैनेजर से, वहां के मालिक से तकझक हो गई, निकाल बाहर किया। मैं अब दूसरी जगह नहीं जा सकता हूं, मेरा यहां का भी बंद, वहां का भी बंद। ठीक है, मैं ऐसी की पोजीशन में था जहां पे एक हफ्ते, एक दिन में मैं हो सकता है कुछ जान लेता। दूसरे एस्पेक्ट पे आई, एक लेबर है, ठीक है, सभी तो की पॉइंट्स पे नहीं होते, सभी को तो सारे राज पता नहीं लग जाते। की पॉइंट पे आदमी जो बैठा उसी को पता लगे। कोई लेबर आ गया, उसने 2 दिन, 4 दिन, महीने भर काम किया, उसको उसी काम में थोड़ा आनंद मिल रहा था, लेकिन थोड़ा ठेकेदार से बहस हुई होगी, लात मार के बाहर कर दिया। अब बंदा इस कंपनी में भी नहीं जा सकता, इस कंपनी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसने काम कर लिया है, 5 साल पूरा करे तब जाए। तो क्या ये रीजनेबल दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा। तो इस तरह की जो एग्रीमेंट्स होंगे ये वॉइड होंगे। ऐसा कहा गया था कोरेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, KORES मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस कुलोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्लियर? ये आप इतना अगर ट्रेड और व्यापारिक संगठन के मामले में ये 2-3 केस लिख के आप पूरा कर देते हैं, दैट्स इट। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 16 टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स। SOLAS are executive dealing agreements. एकांकी समव्यवहार के जो करार हैं, मतलब 1 to 1, एक आदमी दूसरे आदमी को अपने इस करार में, इस एग्रीमेंट में इंगेज कर रहा है कि जब तक आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो तब तक आप उस टाइम पीरियड के लिए, उस सर्टेन क्वांटिटी के लिए आप कहीं और किसी को बिजनेस नहीं दोगे अपना। तो आदमी चाह सकता है, बिल्कुल चाह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना एजेंट रखा, कुछ काम उससे करवा रहे हैं फील्ड में, मेरे ही बिजनेस नेचर का दूसरा बिजनेस का पर्सन हमारे एजेंट को पकड़ लिया तो मेरा भी काम कर दे? नहीं, तो मेरा काम करो, सिर्फ मेरा, जब तक कर रहा हो मेरा करो, और छोड़ने के बाद तुम जहां मनो वहां जाओ। तो इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने किसी को, सप्लायर ने उस मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट किया कि एक निश्चित क्वालिटी की चीज बनाओ, मैन्युफैक्चर इट, बनाओ, और इतनी क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी प्लस इतने टाइम में हमें दे दो। ये क्वांटिटी चाहे इस टाइम में फुलफिल, टाइम वेरी कर सकता है, आप जल्दी कर लो, पहले कर लो, हमें दे दो, लेकिन इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी, इस टाइम तक जो आप मुझे दे रहे हो अदर्स को नहीं दोगे। ठीक, अब यहां समझिएगा, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने सप्लाई इनके हिसाब से करने को एग्रीमेंट कर लिया। तो एक कंडीशन इसमें ये आती है, वो कहेगा कि इतनी जितनी आपने मांगी है, इतनी मेरी प्रोडक्शन स्ट्रेंथ है, इतने टाइम में मैं प्रोड्यूस करूंगा, और वो पूरा का पूरा आप ले लो। ये क्या होगा, इसके पास क्या होगा, कोई स्टॉक नहीं बचेगा, कोई स्टॉक नहीं बचेगा। और जो इसका सप्लायर है, ये जो सप्लायर, जिसको ये सप्लाई मैन्युफैक्चरर देगा, सप्लायर कह लें या उसका बायर कह लें, जो भी है, बायर कह लें, जो बायर है वो इस बात पे तैयार है कि जितना बना रहे हो उतना मैं सब ले लूंगा, लेकिन तुम उसके बाद दोगे नहीं इस टाइम पीरियड तक जब तक मैं काम कर रहा हूं। ठीक, ये इंपोजिशन, जो रिस्ट्रेंट इंपोजिशन है, ये वैलिड, ध्यान रखिएगा, वैलिड। इसके पास स्टॉक नहीं बचेगा, सारा का सारा हम खरीदेंगे इस टाइम पीरियड में, इस क्वालिटी में, इस क्वांटिटी में। क्लियर? ये कहा गया आपका
Carlins Nephews and Company, Carlins, Carlins Nephews, Nephews, Carlin Nephews and Company versus Ricknath Bakhtarmal, Ricknath Bucktermull। ये कुछ नाम पहले थोड़ा अच्छे से लिखे जाते थे। रिकनाथ बख्तरमल और कैलेंस नेफ्यूज कंपनी लिमिटेड का मामला था। इसमें कहा गया, धोतीज होती है, आपने नाम सुना होगा, जो पंडित जी लोग धोती पहनते हैं, वो धोती का शायद मामला रहा होगा, या हो सकता है महिलाओं की धोती का मामला हो, जो भी रहा हो। वहां पे कहा गया था कि 1,36,000 पेयर्स ऑफ धोतीज आप सप्लाई करो हमको, लेकिन इस दौरान इस क्वालिटी की कहीं और नहीं करोगे जब तक आप मेरा सप्लाई पूरा नहीं करोगे। इस कंडीशन में इट वॉज हेल्ड वैलिड। ठीक, इसी तरह का एक केस और मान सकते हैं कि माइका, MICA, वो अभ्रक भी होता है, अभ्रक उसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक होता है पदार्थ होता है, आप समझ लें। उसकी सप्लाई की बात आई कि जितना तुम बनाओगे, ठीक है, और तुम किसी और को नहीं दोगे, कुछ अपने यहां स्टॉक भी नहीं रखोगे, सबका सब मैं लूंगा। शुभ नायडू वर्सेस हाजी बादशाह साहिब। शुभ नायडू, देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, केसेस जो बेस्ड हैं उसको आप लिखते जाइए। शुभ नायडू, शुभ नायडू वर्सेस क्या, हाजी बादशाह साहिब, HAJI, बादशाह साहिब। सब आपके पास लिखा हुआ है, सब आपके पास लिखा हुआ, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अभी वीडियो भी आपके लिए अपलोड करनी है, तो उसमें दिखता रहे कि शुभ नायडू वर्सेस हाजी बादशाह साहिब। माइका, इसमें समझ लीजिएगा माइका का कुछ मामला था कि पूरा मैं लूंगा, यू विल नॉट कीप एनी स्टॉक विद यू एंड नो सप्लाई टू अदर्स। वैलिड वैलिड वैलिड। अब दूसरे हमारे एक और सुन लीजिए, मैंने इस केस को बताया था, SK कालू वर्सेस राम शरण भगत। SK कालू वर्सेस राम शरण भगत। ठीक है, इस केस का नाम मैं पहले ले चुका हूं, वहां फैक्ट नहीं था, यहां फैक्ट समझिए। अब आप कहिए कि कोई स्टॉक नहीं रखोगे, कुछ नहीं करोगे, मुझे सप्लाई करोगे, यहां तक ठीक, वैलिड वैलिड वैलिड। अब ये कह दो कि तुम जितना प्रोड्यूस करोगे अपने जीवन काल तक, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे जीवन तक जितना चलेगी, मेरी कंपनी को सप्लाई करेगी। तुम मर जाओ, तुम्हारा जो लीगल हेयर्स होंगे वो आएंगे, और वो जितना प्रोड्यूस करेंगे हम लेंगे, हमारे लीगल हेयर्स लेंगे। जन्म जन्मांतर के इन्होंने मतलब कस्में खा ली, तो क्या वो वैलिड होगा क्या? नो नो नो, बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। अरे पीढ़ियों को दास बना लोगे, गुलाम बना लोगे, आज की एग्रीमेंट से नहीं चलेगा। अंग्रेजों की नहीं चली तो इनकी क्या चलेगी? इसमें क्या था, बहुत आसान सा मजेदार सा केस है, आपको याद रहेगा। पटना में कुछ कॉम मैन्युफैक्चरर्स थे, उनसे किसी ने टाई अप किया किसी सप्लायर ने कि जितनी कॉम तुम बनाओगे मुझे दोगे, सारे मैन्युफैक्चरर्स से मैं लूंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे लेंगे, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे देंगे, सप्लाई करेंगे। हेल्ड वॉइड। क्लियर भाई? बहुत मैं मतलब भारी इसको नहीं बना के चल रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा हूं, बशर्ते आपकी क्षमता। ठीक है ना? ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा, आपके पास इन सब का वो नहीं है केस लॉज का डिटेल, वो मैंने केवल उसमें दिया था, रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज पे दिया था। ये सब आप लिख लेना भाई, मैं गलती से बोल गया, सब लिख लेना, नहीं लिखोगे पछताओगे। एक और लिख लीजिए, मैं चाहता हूं कम से कम बताऊं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूं। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड करना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए दिमाग में। ठीक है, शेल पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी है,
नीदरलैंड बेस्ड है शायद, शेल यूके लिमिटेड, शेल यूके लिमिटेड वर्सेस लॉस्टॉक गैरेजेस। इसी शेल में इस समय मेरा भाई काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो शेल यूके लिमिटेड और लॉस्टॉक में इसका फैक्ट बताऊं या पढ़ लेंगे? बस इतना याद रखिएगा कि मान लीजिए एग्रीमेंट में जब हमने एग्रीमेंट किया तो उस समय परिस्थितियां सब बहुत बेहतर थी, जो कि दोनों के फेवर में थी, दोनों पक्षकारों को फायदा हो सकता था और वो बिजनेस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट। समय के साथ परिस्थितियां बदली और एक पक्षकार इतने वल्नरेबल स्टेज में आ गया, स्थिति में आ गया, दयनीय स्थिति में आ गया कि वो परफॉर्म करेगा तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म्स कंडीशन सारी कुछ वही है, वो वायड या इनवैलिड नहीं है। फिर भी कंपनी न्याय के आधार पे, साम्या के आधार पे कह सकता है कि ठीक है, उसको प्रवर्तन से, उसको इन्फोर्सेबल करने से, इन्फोर्स करने से रोक सकता है कि ठीक है, तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा, मर जाओगे। कोई भी व्यवसाय का क्या है, किसी को कुछ फायदा होता ना, तो जस्टिस, इक्विटी, इन सबकी डिमांड होगी कि किसी के साथ अन्याय ना हो। परिस्थितियां पहले कुछ थी, बाद में कुछ हो गई, जिसकी वजह से एक पार्टी नहीं इन्फोर्स कर सकती, नहीं कर सकती, दूसरा वाला कहे नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, मर के करो। तो इनवैलिड भी नहीं है, वाइड भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस शब्द को जरूर लिखना है कि वो इनवैलिड भी नहीं है, वाइड भी नहीं है, लेकिन इन्फोर्स करने से कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। समय होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन अभी समय नहीं है। अब नहीं, हो गया शायद, हो गया, सुन लीजिए, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है। ये 16 टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स का था। इसमें जो शेल पेट्रोलियम कंपनी थी, बहुत ढेर सारे अपने पंप्स खोले और उस समय जो भी एग्रीमेंट हुआ ठीक था, सब कुछ फायदा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आई कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत गिरते चले गए। दूसरी कंपनियों ने क्या किया कि कम रेट पे सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन शेल ने क्या किया, उसने क्या कि नहीं, मैं कम पे नहीं दूंगा, मैं दूंगा ज्यादा पे, तुम्हें जो नुकसान हो गया उसको मैं रिफंड के माध्यम से, कैशबैक के माध्यम से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक जो उनका लॉस्टॉक गैरेजेस रहा होगा, उसने कहा कि भाई नहीं, उसने कहा नहीं, कुछ ऐसा था कि उसने एक स्टेटा फिक्स कर रखा है, इस स्टेटा वाले को ये फायदा देंगे, इस स्टेटा वाले को देंगे, इस वाले को नहीं देंगे। तो ये वो जो एक लेवल था, स्लैब वाला मामला था, उस स्लैब में ये नहीं आया लॉस्टॉक, इनको नहीं मिल पाया कैशबैक का फायदा। कंपनियां होती हैं, वो जरूर कुछ भी अपने मन मर्जी थोप लेंगी, क्योंकि आप उनके अंदर काम कर रहे हो। लॉस्टॉक नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचा जो कंपनियां कम रेट पे माल दे रही, मैंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो अगर जो कंपनियां कम दाम पे माल दे रही उनसे मैं लेके पूरा कर लूं, अपना काम तो करूं, क्या करूं, ये तो देंगे नहीं, बड़े रेट पे देंगे, कैशबैक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उनसे लेके बेच लेता हूं। तो उस पे शेल वर्स यूके लिमिटेड, जो यूके बेस्ड चल रहा होगा, उसने कहा नहीं। तो जब वहां जाता है तो सारी चीजें जब न्यायालय के सामने रखी जाती हैं, तो वहां पता चलता है कि अगर इस चीज को इन्फोर्स कराया गया, ये इनवैलिड नहीं है, वाइड नहीं है, लेकिन अगर इसको इन्फोर्स कराया जाए, दिस एग्रीमेंट इज बीइंग इन्फोर्स, तो क्या होगा, जो लॉस्टॉक था मर जाएगा। मर इन द सेंस कुछ नहीं मिलने वाला, उसको घर से बेच के दिवालिया हो जाएगा, किडनी भी बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे में कहा कि ये एग्रीमेंट जो है इन्फोर्स कराने से हम रोकते हैं। तो ऐसी कोई रेयर परिस्थितियां आए तो उसमें हो सकता है। ये होता है हमारा 27 एक्सेप्शंस का जो हमारा वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, अगर कभी किसी को देखना होगा लगभग 1.5 घंटे होगा, क्योंकि कल पिछली क्लास में मैंने बताया था, आज भी बताया था। मुझे लगता है कि जो क्लास में उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है तो थोड़ा लंबा होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 28, 29, 30 एक क्लास में जाएगा, नहीं संभव है तीनों को कवर करना। ठीक, तो